गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो हम टेक्सटाइल फाइबर पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे रेसा। रेसा क्या होता है, तंतु क्या होता है। तंतु जो होता है वो रेसे की मूलभूत इकाई होती है, मतलब जो स्टार्टिंग होती है रेसा फैब्रिक बनने की, वो तंतु से ही स्टार्ट होता है। अति प्राचीन काल में मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए धूप, शीत, गर्मी, वर्षा, आग आदि से रक्षा के लिए जानवरों के खाल, वृक्षों की छाल, कोमल कोमल पत्तियों और रेशों का प्रयोग शरीर आवरण के रूप में करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने रेशों को भी खोज निकाला जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं। देखो, शरीर ढकने के लिए या जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उनसे बचने के लिए जो मनुष्य है वो शुरू से ही प्रयास करता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हुए हैं वैसे वैसे मनुष्य जाति ने नए नए इनोवेशंस किए हैं, ठीक है, नई नई जानकारियाँ हासिल की हैं। उन जानकारियों के आधार पे इन्होंने प्राकृतिक रेशों को खोजा है और उन प्राकृतिक रेशों में क्या किया है, उन्होंने ऐंठन देकर, बटकर या बुनकर वस्त्रों का निर्माण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक स्रोत है शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में जो है वो प्राकृतिक स्रोत के आधार पे ही मनुष्य ने वस्त्रों का निर्माण किया है। तो अब देखो, उद्गम के आधार पे, मतलब ओरिजिन के बेस पे हमने जो रेशों को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भागों में बांटा है? प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। कृत्रिम रेशे वो होते हैं जिनको मानव कृत्रिम विधि द्वारा बनाता है, ठीक है, उसमें प्रकृति का कोई अंश नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशों को भी हमने तीन भागों में बांटा है: वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे, खनिज रेशे, ठीक है। वनस्पतिक रेशे वो होते हैं जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राणिज रेशे वो होते हैं जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं। खनिज वो होते हैं जो खनिज के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें सोना, चांदी, एस्बेस्टोस आदि होता है। अब कृत्रिम रेशे हैं। कृत्रिम रेशों को भी हम दो भागों में बांटते हैं: मानवीकृत और संश्लेषित। ऐसे ही विशिष्ट रेशे हैं। विशिष्ट को हम तीन भागों में बांटते हैं: परिवर्तित, मिश्रित और विशिष्ट। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन कि जो फाइबर्स है, फाइबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं: प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट। प्राकृतिक को हम तीन भागों में बांटते हैं: वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज। वैसे ही कृत्रिम को भी हम दो भागों में बांटते हैं: मानवीकृत और संश्लेषित। विशिष्ट को हम तीन भागों में बांटते हैं: परिवर्तित, मिश्रित और विशिष्ट। अब इन एक एक रेशो के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन सब के एक एक के मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए हैं, और जो नहीं कर पाई हूँ मैं, वो मैं कंटिन्यूस आपको कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रेशे। प्रकृति प्रदत्त वे सभी रेशे जो प्रकृति में उपस्थित किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। अभी आपको मैंने बताया है कि प्रकृति में जो भी स्रोत होता है जिससे हम रेशे प्राप्त कर सकते हैं, उन सबको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ये रेशे कीड़े, जानवर, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के रूप में प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। प्राचीन काल में जो राजा, महाराजा, रानियां, सामंत तथा उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों के वस्त्र सोने चांदी के तारों से सजे होते थे, उनका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि में आपको सुनने को मिलता है। तो वो सारे जो वस्त्र होते थे, जो परिसज्जा उसमें दी जाती थी, वो सब किससे दी जाती थी? खनिज रेशों से दी जाती थी। तो अब जो प्राकृतिक रेशे हैं उसको भी हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से तीन भागों में बांटा है? वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। वानस्पतिक रेशे वो होते हैं जो पेड़ पौधों से, मतलब जो भी वनस्पतियों से हमें प्राप्त होते हैं। प्राणिज रेशे वो होते हैं जो हमें प्राणिज स्रोत से प्राप्त होते हैं। खनिज वो होते हैं जो हमें खनिज तत्वों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है वानस्पतिक रेशे। देखो, वे रेशे जो वनस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधे ही होते हैं, क्योंकि वनस्पति में हम किसको लेके चलेंगे? पेड़ पौधों को ही हम मान के चलते हैं। कुछ पेड़ पौधों से नरम तो कुछ से कड़े, रुक्ष, सख्त एवं कठोर रेशे प्राप्त होते हैं।
परंतु इन सभी रेशों की मौलिक संरचना सेलुलोज ही होती है, क्योंकि जो रेशे होते हैं, रेशे में जो कोशिका होती है, कोशिका की जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक रेशे वानस्पतिक रेशे होते हैं वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और पेड़ पौधों की सभी कोशिकाएं जो होती, कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो वानस्पतिक रेशे हैं उनका जो मौलिक संरचना में मेन हम कंपोनेंट लेके चलते हैं वो होता है सेल्यूलोज। अब देखो, सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं का मुख्य भाग बनाते हैं। सेलुलोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है। सेलुलोज का रासायनिक संगठन C6H12H10O5N होता है। क्या है? C6H10O5N। ठीक है। एन हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी हम यहाँ पे एन लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे हमने N2 लिया, तो इसका क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? C12H20O10, क्योंकि 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ में आई ये चीज़? तो ये होता है इसका रासायनिक संगठन। पेड़ पौधों से प्राप्त स्रोत के आधार पर इनके रेशों का नामकरण भी किया जाता है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशों को कपास, जूट के पौधों से प्राप्त रेशों को जूट आदि कहा जाता है। अब देखो, जो प्राकृतिक रेशे हैं, वानस्पतिक रेशे हैं, वानस्पतिक रेशों को भी हमने 3 भागों में बांटा है: बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। बीज वाले रेशे तो है जो बीज से प्राप्त होते हैं, तने वाले रेशे हैं जो तनों से प्राप्त होते हैं, और पत्ते वाले रेशे हैं जो पत्तों से प्राप्त होते हैं। तो बीज वाले रेशों में भी हम कपास और कपोक लेके चलते हैं। तने से प्राप्त रेशों में हम लिनन, जूट, हेम्प, रेमिस, सन, क्योर, मनीला लेके चलते हैं। पत्ते वालों में हम पिना और सीसल लेके चलते हैं। इनका भी हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहला आ रहा है बीज वाले रेशे। बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों तरफ चिपके रहते हैं। जैसे आपने कपास का देखा है, डोडा जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें क्या होता है, एक बीज होता है, उसके ऊपर बहुत सारे रेशे यूँ लगे रहते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं वो यूँ होते हैं, और वो सब जो होते हैं वो ऐसे एक डोडा होता है उसमें बंद रहते हैं। तो बीज वाले रेशे जो होते हैं बीज के चारों ओर लगे रहते हैं। प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए ही रेशे प्रदान किए हैं, इसलिए उन्हें बीज वाले रेशे कहते हैं। तो इसमें हमने 2 पढ़ा था, कपास और कपूक। तो पहला आ रहा है कपास। कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। ये वनस्पति जगत में प्राप्त सभी रेशों से सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कॉटन होता है, कपास होता है, उसको हम वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हर घर में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध रहता है। इसमें मजबूत, टिकाऊ एवं सुंदर वस्त्र बनते हैं। ये विश्वव्यापी रेशा होता है। ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। इसके लिए उपजाऊ व काली मिट्टी आवश्यक होती है। जब कपास के पौधे 5 से 6 फीट के हो जाते हैं तो इनमें से फूल निकलना प्रारंभ हो जाता है, और प्रारंभ में क्रीम रंग का और बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। फूल के झड़ने के पश्चात उसमें से कोए निकल आते हैं। कोए परिपक्व होकर फट जाते हैं तथा कपास के रेशे बीज के चारों ओर चिपके दिखाई देते हैं। शायद ये तो आप सब लोगों ने ही देखा है। कपास को बीज के बाल भी कहते हैं। क्योंकि बीज के ऊपर यूं लगे होते हैं, इस कारण कपास को बीज के बाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है कपोक। कपोक के रेशे कपोक के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। फल पकने के पश्चात इन्हें तोड़ लिया जाता है तथा इसमें से रेशे निकाले जाते हैं। कपास की भांति इनके रेशे भी बीज की सुरक्षा के लिए ही बीज के चारों ओर घेरे रहते हैं। अगला हमारा आ रहा है तने वाले। तो तने वालों में हमने पढ़ा था 1 बाय 1 करके। तो देखो, जिन पौधों या वृक्षों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं उन पौधों के तनों से विभिन्न विधियों से
खमीरीकरण की क्रिया द्वारा रेशे खींचकर बाहर निकाले जाते हैं। तने से प्राप्त रेशे ही तने वाले रेशे कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला या अबाका पाया जाता है। तो पहला है लिनन। लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लिनन का रेशा कौन से पेड़ से प्राप्त होता है, तो आप क्या लिखोगे, फ्लैक्स से प्राप्त होता है। इसके पौधे समशीतोष्ण जलवायु में विकसित होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता होती है। पौधों की लंबाई 57 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। लिनन के रेशे का किस्म उसके पौधे पर निर्भर करता है। सफ़ेद फूल वाले पौधों से मोटे खुरदरे रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि नीले फूल वाले पौधों से महीन व उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के पश्चात इन्हें जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधों के गलने के पश्चात तने से सटी हुई ऊपरी छाल भी गल जाती है और अंदर के रेशे पृथक हो जाते हैं। रेशों में पैक्टिन, मोम व गोंद जैसे पदार्थ लगे, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा सफाई करके वस्त्रोपयोगी रेशा बनाया जाता है। अगला आ रहा है जूट। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के पश्चात इसका ही उपयोग सर्वाधिक होता है। जूट के उत्पादन के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जूट के पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट तक व मोटाई 1 अंगुली के समान होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है, जिसके कारण बिल्कुल सीधे रेशे प्राप्त होते हैं, मतलब और कोई तना नहीं पाया जाता है। जूट का उत्पादन भारत व बांग्लादेश में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है हेम्प। हेम्प का रेशा कैनबिस सैटिवा, ठीक है, ये आप पेड़ का नाम याद रखोगे, कैनबिस सैटिवा से प्राप्त होता है। इसका रेशा सीधा व चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा व खुरदरा होता है। रेशे काफ़ी मजबूत व टिकाऊ होते हैं। रेशों में वस्त्रोपयोगी अनिवार्य गुणों का सख्त अभाव होता है, मतलब हम वस्त्र जो हेम्प के वस्त्र हम नहीं यूज में ले सकते हैं। अगला है रेमी। रेमी के रेशे नेटल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात इसके रेशे जो हैं वो चमकदार, मजबूत व टिकाऊ होते हैं। इनका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि के निर्माण में किया जाता है। रेमी की आर्द्रता, अवशोषण क्षमता लिनन व कपास से भी अधिक होती है। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधों में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे चमकदार, मजबूत व टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष व खुरदरे होते हैं। इनका तनाव सामर्थ्य भी अधिक होता है। हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चमकदार रंगों में परिवर्तित किया जाता है। अगला आ रहा है जानतऊ रेशे, ठीक है। जानतऊ रेशे जो है वो जानवरों एवं कीड़ों से प्राप्त रेशे होते हैं। रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन के रेशे भेड़, बकरी, ऊँट आदि जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। जानतऊ रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, अतः इनके रेशों में बहुत हद तक समानता देखने को मिलती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण होता है। रेशे प्राकृतिक गोंद से चिपके रहते हैं। तो इसमें पहला आ रहा है जानतऊ रेशे 2 प्रकार के होते हैं, ऊन और रेशम। ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु खरगोश, बकरी, ऊँट, घोड़े तथा कुछ विशेष जाति के जानवरों से भी, जो कि बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, के बालों से प्राप्त किया जाता है। मेरिनो जाति के भेड़ से सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन की श्रेणी और उद्यमता भेड़ की जाति, पोषण व शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त बाल पर निर्भर करता है। भेड़ के कंधे
से लेकर पेट के आगे से प्राप्त ऊन उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि पीठ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों से निम्न श्रेणी का ऊन प्राप्त होता है। अगला आ रहा है रेशम। रेशम जो है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है और रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। इनके कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं। कीड़ों के मुख के आसपास अति महीन छिद्र उपस्थित होता है, जिससे होकर कीड़े लार जैसे पदार्थ को स्रावित करते हैं। इस लार रूपी स्रावित पदार्थ को कीड़े अपने चारों तरफ लपेटते हैं। वातावरण में वायु के संपर्क में आकर लार सूखती है। यह कोकून कहलाती है और इसे प्राप्त करने के लिए कोकून को खौलते पानी में डालकर मार दिया जाता है। कुछ कोकून को रखा जाता है ताकि उनका साइकिल चलता रहे। तीसरा हमारा है खनिज रेशे। खनिज रेशे भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ही आते हैं। अति प्राचीन समय से ही खनिज पदार्थों को सूत के समान काटकर धागे बनाए जाते हैं व इन्हें वस्त्रों में सजाया जाता है। रामायण व महाभारत में भी सोने चांदी से जड़े वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। खनिज रेशों के अंतर्गत निम्न रेशे आते हैं जिसका उपयोग वस्त्रों को सुनिश्चित करने में किया जाता है। तो चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें खाद्यान्न से निकालकर पहले शुद्ध किया जाता है। तत्पश्चात इसे गर्म कर पिघालकर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है सोना। सोने के रेशे भी चांदी के समान ही प्राप्त किए जाते हैं, परंतु सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं। इनमें निर्मित वस्त्रों का उपयोग भी सीमित ही है, परंतु शादी, विवाह, पार्टी व अन्य अवसरों पर इनसे बने वस्त्र पहने जाते हैं। अगला है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के रेशे में से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। एस्बेस्टोस अमेरिका, कनाडा व इटली में स्थित विभिन्न चट्टानों के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनके चट्टानों से रेशे प्राप्त होते हैं। इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले व मजबूत होते हैं। प्राय प्लाई सूत से इनके रेशों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। एस्बेस्टोस के इन्हीं विलक्षण गुणों के कारण इसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशाला में सर्वाधिक होता है। इनसे एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किए जाते हैं। ये कर्मचारी जो अग्निशामक विभाग में कार्य करते हैं उनके वस्त्र भी एस्बेस्टोस के द्वारा बनाए जाते हैं। ये ध्वनि अवशोषक होते हैं। फलतः इसका उपयोग बड़े बड़े कल कारखानों व ध्वनि अवशोषक के रूप में किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे में भी हमने कहा था कि प्राकृतिक रेशे 3 तरीके के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और कृत्रिम रेशे। वानस्पतिक रेशे भी 3 तरीके के होते हैं। बीज से प्राप्त रेशे, तने से प्राप्त रेशे और पत्तियों से प्राप्त रेशे। इसी तरीके से हम संश्लेषित रेशे खनिज रेशे उनको हम लेके चलते हैं चांदी, सोना और एस्बेस्टोस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक क्लासिफिकेशन। अब हमारा अगला होगा कृत्रिम रेशे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।